गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद सुबह मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। रिसेंटली जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के बनाए थे वो सब इवनिंग में थे और बाहर रह के बनाने पड़ते थे। गर्मी बहुत हो जाती है ना बेटा। लेकिन ये आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग वाकई में अर्ली मॉर्निंग 6:20 पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो गया कि सुबह सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो। बेटा यकीन मानिए मैं अपने क्लासरूम्स को बहुत मिस कर रहा हूँ, और अगर मुझे इस क्लासरूम में लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो मुझे सुबह सुबह ही करना पड़ेगा क्योंकि एयर कंडीशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी के विस्टास बुक का हमारा आज का यूनिट है यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले इस कहानी का बेस समझते हैं। हमारे देश में एक बहुत गजब का कल्चर है जिसको कहा जाता है फोक कल्चर, यानी हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई दंत कथाएं। जैसे पंचतंत्र की कहानी आप सुन चुके हैं जिनके अंदर मॉरल टीचिंग गजब की होती है। आप हर दंत कथा जो पढ़ते हैं, चाहे वो तेनाली रामा की हो या फिर मुल्ला नसरुद्दीन की हो, इन सारी कहानियों में हमें कुछ ना कुछ मजेदार सीखने को मिलता है। ये कुछ ऐसा सिखा के जाती हैं जो हमें नॉर्मली नहीं सीखने को मिलता। चाहे फिर वो बचपन से सुनी हुई कहानी हो कि एक किसान था जिसके 5 बेटे थे जो आपस में नहीं बनते थे, एक लकड़ी तोड़ता और फिर कई सारी लकड़ियों का भारा उनको दे देता और तोड़ने को कहता है। कहानी बहुत सिंपल है और सिखाती क्या है? द पावर ऑफ यूनिटी। उसी तरह से आज की कहानी भी बहुत मजेदार है और बहुत कुछ सिखाती है। कहानी चलती है दक्षिण भारत के एक शहर प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम में जब एक राजकुमार का जन्म होता है, उसकी कुंडली बनाई जाती है, तो पंडित आश्चर्यचकित कि ये तो महान राजा बनने वाला है, ये तो बहुत कुछ अचीव करने वाला है, ये भी द किंग ऑफ किंग्स, महाराजा बनेगा। और क्योंकि इसका जो जन्म है वो मकर राशि में हुआ है, तो इसकी जो मृत्यु है, यानी मकर यानी बुल के साइन में हुआ है, तो इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से हुई। तब वो उस वक्त ताजा जन्मा हुआ बच्चा अपने नामकरण के दिन पंडित जी से बात कर लेता है। यही अजीब चीज है, वो बात करता है, बोलता है फिर तो टाइगर को डरना चाहिए। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है। सब उस वक्त आश्चर्य में पड़ गए थे कि एक पैदा हुआ बच्चा कैसे बात करता है, लेकिन अपनी जवानी होने तक कुछ और मिराकल नहीं दिखाता ये बच्चा। पढ़ने में होशियार होता है, जैसे राजाओं के बच्चे पुराने जमाने में पला करते थे वैसे ही पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल और सारी सोफिस्टिकेटेड चीजें सीखता है। फिर जब वो यंग बनता है और वो समय आता है जब वो भविष्यवाणी की बात होने वाली होती है कि इसकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी। ये सोचता है कोई टाइगर मुझे मारे उसके पहले मैं टाइगर को क्यों ना मार दूं। ये जाता है शिकार पर और एक शेर का शिकार करके उसकी डेड बॉडी लाकर उस पंडित के सामने रख देता है कि ये लो, तुमने कहा था ना मेरी मौत शेर के हाथों होगी, शेर को तो मैंने मार दिया। पंडित उस वक्त कहता है कि अरे तुम ऐसे 99 शेर और मार सकते हो, लेकिन जो 100वां शेर होगा तुम्हारी मृत्यु उसी से होगी। राजा कहता है अगर मैंने 100 शेर मार दिए तो? बोलता है फिर मैं अपनी धार्मिक किताबें जला दूंगा, चुटिया काट लूंगा, जो एक पंडित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं वो सब काट दूंगा और मैं अपनी धार्मिक रिचुअल छोड़ दूंगा, पंडिताई छोड़ दूंगा। राजा उस दिन से अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है शेर का शिकार। एक एक करके शेर का शिकार करते चला जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब इसके राज्य में शेर खत्म हो जाते हैं। अब क्या करें, अभी भी अच्छे खासे शेर मारना बाकी थे। तो वो अपने मुनीम को बुलाता है, दीवान को बुलाता है और उसको कहता है कि काम करो, पता लगाओ कि कौन सी रियासत है जहां पर शेर बहुत ज्यादा है। वो पूछता है सर ऐसा क्यों? बोले हम उसी रियासत की राजकुमार से शादी करेंगे, मैं जब जब ससुराल जाऊंगा शेर मार के आऊंगा और मुझे कैसे भी करके 100 शेर का टारगेट पूरा करना है। वो शादी भी इसी तरह से करता है और मारते 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 99 शेर मार चुका हूं। अब बचता है आखिरी शेर। अगर ये 100वें शिकार को मार दिया तो राजा अमर, उसकी मौत के ऊपर जीत हो जाएगी। इन बिटवीन एक गजब की चीज हो चुकी थी।
वो जो पंडित जिसने भविष्यवाणी की थी वो खुद मर चुका था। खैर, आखिरी शेर की तलाश शुरू होती है। अलग अलग जंगलों में उसे ढूंढा जाता है। कई जगह से पता चलता है कि एक शेर है, लेकिन वो छुप जाता है, भाग जाता है। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब राजा का फ्रस्ट्रेशन पीक पे है। सब शेर मार चुका हूं, बस वो आखिरी शेर मारना बाकी है, और लंबे समय से वो शेर मिल नहीं रहा है। गुस्से में वो अलग अलग गलत फैसले ले लेता है, टैक्सेस बढ़ा देता है, लोगों को सजाएं देने लगता है। जो उसके दीवान हैं, दीवान साहब हैं, वो सोचते हैं इसका कोई सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा भाई, ये तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो वो दीवान साहब शहर से एक शेर मंगवाते हैं, जू से, और प्लान करते हैं कि इसको राजा को शिकार पे ले जाऊंगा और उसके सामने कहीं से शेर रख दूंगा, उसको मारूंगा, गोली मार, 100 शेर खत्म हो जाने चाहिए। प्लान अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। रात को अपनी गाड़ी में बिठाकर शेर को ये ले जाता है और राजा के सामने से ले आता है। राजा को भी लगता है मेरा शिकार सामने आ गया है, और राजा गोली चला देता है। शेर पलटकर नीचे गिर जाता है। राजा खुश, मैं अमर, मैंने 100 शेर मार दिए, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है, इसकी लाश लेकर आ जाना और पूरे शहर में घुमाना, देखना चाहिए सबको कि मैंने 100 शेर मार दिए। जब सैनिक उस शेर के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि शेर तो मरा ही नहीं, वो अनकॉन्शियस हो गया था गोली की आवाज से। तो वो सिपाही खुद शेर को मार देते हैं और आपस में तय करते हैं कि राजा को कोई नहीं बताएगा। बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है। राजा निश्चिंत कि मैं तो अमर हो चुका हूं। अब राजा का बेटा है, उसका जन्मदिन आने वाला है, इसीलिए राजा अपने बेटे के साथ बाजार निकलते हैं घूमने के लिए कि मेरे बेटे के लिए कोई गिफ्ट लेनी है। तभी एक खिलौनों की दुकान पे उसके बेटे को एक खिलौना पसंद आता है। वो खिलौना क्या है? एक लकड़े का बना हुआ शेर। राजा को लगता है कि ये मेरे बेटे के लिए बेस्ट गिफ्ट है। वो दुकानदार से पूछता है कितने का है। दुकानदार जानता था कि ये बहुत सस्ता खिलौना है, लेकिन राजा को देना है तो महंगा बना दो। बोलता है ये बहुत एक्सक्लूसिव पीस है और बहुत मशहूर कारीगर ने बनाया है और ये बहुत महंगा है। राजा उससे लेता है और कहता है ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को गिफ्ट, पैसे नहीं मिलने वाले, और वो वहां से चला जाता है। अब हकीकत क्या थी? वो जो खिलौना था वो किसी बेहद ही अनस्किल्ड एक नए कारीगर ने बनाया था। इस वजह से वो लकड़ी जो थी उसको अच्छे से काटा नहीं गया था और उसके कई सारे तिनके बाहर की तरफ निकले हुए थे। उनमें से एक तिनका जब राजा अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, राजा के हाथ में घुस गया। कुछ दिनों बाद हाथ में एक बड़ा सा घाव हो गया, वूंड हो गया। डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया तो कहा कि भाई ये तो इसमें पॉइजन फैल चुका है, हाथ काटना पड़ेगा। लेके गए राजा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर और बाहर आके वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, द किंग इज डेड। अब आप सोच रहे होंगे किंग इज डेड के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहा गया? यही तो इस कहानी की आयरनी है बेटा। इस राजा ने एक मिथ को सच मानकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी शेरों का शिकार करने में, उन मासूम जानवरों को मारने में जिनका कोई दोष ही नहीं था, और दूसरी तरफ अपने शासन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। प्रजा दुखी है, सुखी है, कुछ लेना देना नहीं, बस किसी की कही हुई बात को सच मान लिया। हमें कई लोग मिलते हैं जो हमारा भविष्य बताने की बातें करते हैं। मैं आज आप सबसे एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर किसी ने किसी को कहा हो जनवरी में कि यह साल तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है, यकीन मानिए इस वक्त उस पंडित को पकड़ के मारने का मन करेगा, क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 2 महीनों से हम सब लोग घरों में बंद हैं और मैं श्योरिटी से बता सकता हूं यह साल किसी का अच्छा नहीं जा रहा है। सब परेशान है। कोई भी भविष्य बताने वाला यह बता पाया कि कोरोना आने वाला है, तुम घरों में कैद हो जाओगे, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे? पंडितों ने तो शादियों के मुहूर्त भी निकाल लिए थे, वो बेचारी शादियां भी कैंसिल हो गई। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं,
प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जीवन में आपका जो जन्म होता है ना बेटा, किसी मकसद से होता है, किसी उद्देश्य से होता है, और आपको उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। राजा का जन्म शासन करने के लिए होता है, उसको प्रजा हित में काम करने होते हैं। उसकी जिंदगी कितनी लंबी है उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके शासन में पब्लिक कितनी सुखी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जीवन का काल भले ही छोटा हो, लेकिन आप उसमें काम बड़े बड़े करें। मैं आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। हर वो इंसान जो आपको भाग्य के बारे में कहता है, नसीब के बारे में कहता है, कुंडलियों के बारे में कहता है, हकीकत में आपको धोखा दे रहा है। धोखा इसलिए दे रहा है कि आपका नसीब आप ही लिखते हैं। आप में से किसी को कोई आके कह दे कि बोर्ड में तुम्हारे 90% आएंगे, और वो बच्चा मेहनत करना छोड़ दे, तो क्या बोर्ड में 90% आएंगे? नहीं। हाँ, लक होता है, लेकिन लक क्या कर सकता है? लक आपको 5% का पुश दिला सकता है। लक फेल होने वाले बच्चे को पासिंग मार्क्स दिला सकता है, रैंकर नहीं बना सकता। और लक उसी बच्चे को फेवर करता है जो मेहनत करता है। 85 लाने वाला बच्चा लक की हेल्प से 90 ला सकता है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है, लेकिन फेल होने वाला बच्चा लक की मदद से 90 नहीं ला सकता, वो सिर्फ पास हो सकता है। आपके करियर में आपका लक 5% से ज्यादा का रोल नहीं प्ले करने वाला, बाकी का 95% आपकी मेहनत है। मैंने आज तक किसी भी हार्डवर्किंग इंसान को ऐसी परिस्थिति में नहीं देखा कि वो भूखा मरा। हाँ, कुछ वक्त गरीबी में, कुछ वक्त अमीरी में बिताया होगा, लेकिन भूखा नहीं मरेगा। बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है, हार्ड वर्क कॉन्कर्स ऑल। जो इंसान मेहनत करता है वो कभी भूखा नहीं मरता। इसीलिए आज के यूनिट के अंदर जो हम चीज सीखते हैं, जो सबक सीखते हैं, कि भविष्य किसी से पूछो मत, अपना भविष्य आप खुद बनाओ। आप फैसला करो कि आपकी जिंदगी कैसी हो। मत कर हाथों की लकीरों पे इतना यकीन मेरे दोस्त, नसीब तो उनके भी हुआ करते हैं जिनके हाथ नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए, और कोविड-19 के चलते घर पे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।